अस्सलामुअलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं आज हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है माहौलियाती आलूदगी। यह हमारे नए सिलेबस का दूसरा चैप्टर है। आलूदगी यानी माहौल के किसी भी हिस्से में नाखुशगवार तब्दीली। प्यारे बच्चों, आलूदगी आज माहौल के सबसे संजीदा तरीन मसाइल में से एक है और इसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। आज भी दुनिया में होने वाली बेशुमार अमवात का सबब मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी ही होती है। आइए आज हम इस वीडियो में फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में मालूमात हासिल करें कि ये क्या है, किस तरह होती है, इसके असरात क्या हो सकते हैं और इस पर काबू पाने के लिए क्या किया जा सकता है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो एयर पोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर। कार emissions, chemicals from factories, dust, pollen and mold spores may be suspended as particles. फ़ज़ाई आलूदगी यानी हवा में गैर ज़रूरी गैसी, माए या ठोस फासिद मादों का शामिल हो जाना फ़ज़ाई आलूदगी कहलाता है। फ़ज़ाई आलाइंदे, वो सारी चीज़ें जो फ़ज़ा को आलूदा करती हैं वो फ़ज़ाई आलाइंदे कहलाती हैं। तो एयर पोल्यूटेंट्स, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे नंबर 1 पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर यानी बहुत बारीक, बहुत महीन ठोस ज़रात हैं जो हवा में शामिल रहते हैं। इसकी मिसाल सूट, कालिक यानी स्मोक, धूल वगैरह इसकी मिसालें हैं। फिर दूसरी किस्म का एयर पोल्यूटेंट टॉक्सिक गैसेस हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह शामिल हैं। उसके बाद है मेटल्स। धातों में सीसा, जिंक, आयरन, क्रोमियम, इस तरीके की धातें शामिल हो सकती हैं। फिर है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स में बेंजीन, ईथर, एसिटिक एसिड, साइनाइड के कंपाउंड्स वगैरह शामिल हो सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इसके अलावा दीगर चीज़ें भी इनके अंदर शुमार की जा सकती हैं। अगले किस्म का पोल्यूटेंट है एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट यानी ज़रई आलाइंदे। इसमें पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं फसलों को ख़राब होने से बचाने के लिए। हर्बिसाइड्स, जो गैर ज़रूरी घास फूस पैदा होती है फसलों के अलावा, उनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं हर्बिसाइड्स। फफूंद को ख़त्म करने के लिए फंगिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट्स में शुमार किए जाते हैं। उसके बाद है फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स। फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स में ओजोन का शुमार होता है। जी हाँ, ओजोन जो कि ट्रोपोस्फेयर में आकर एक आलाइंदा बन जाती है, उसका सही मकाम, उसकी सही जगह स्ट्रेटोस्फियर है। अगर स्ट्रेटोस्फियर में है तो वो एक सुरक्षा छतरी कहलाएगी, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में आने के बाद, पूरे हवा की सबसे निचली तह में आने के बाद वो खुद एक आलाइंदा बन जाती है और फोटोकेमिकल आलाइंदों में उसका शुमार होता है। उसके बाद नाइट्रस के ऑक्साइड्स हैं, अल्डिहाइड्स, इथिलीन, पेन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये भी एक फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट है और सल्फर के ऑक्साइड्स भी इसमें शुमार किए जा सकते हैं। उसके बाद है रेडिएशन पोल्यूटेंट्स। रेडिएशन पोल्यूटेंट्स यानी तापकार आलाइंदे, न्यूक्लियाई तजुर्बात के दौरान बनने वाले जो फजलात हैं वो तापकार आलाइंदे कहलाते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो अगर फ़ज़ा में शामिल होते हैं तो वो भी रेडिएशन पोल्यूटेंट कहलाएंगे। तो ये है मुख्तलिफ़ किस्म के आलाइंदे जो कि फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं। उसके बाद देखना है हमें सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन यानी फ़ज़ा को आलूदा करने के ज़राए क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला ज़रिया है कुदरती ज़रिया और दूसरा है एंथ्रोपोगेनिक यानी मसनूई ज़रिया।
कुदरती ज़रिए में वॉल्केनिक इरेप्शंस, आतिशफ़िशा से निकलने वाला जो लावा होता है, जो गैसेस होती हैं, वो जब हवा में शामिल होती हैं तो ये नेचुरल सोर्स बनती है एयर पोल्यूशन का। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में लगने वाली आग भी फ़ज़ाई आलूदगी का एक कुदरती ज़रिया है। पॉलन ग्रेन्स जब फैलते हैं हवा में, फूलों के जो बज़रे हैं वो जब हवा में फैलते हैं तो वो भी आलूदगी पैदा करने का सबब बनते हैं। बायोलॉजिकल डीके जो कुदरती तरीकों से जो मुर्दा अजसाम का जो तज्ज़िया होता है उस दौरान भी ये जब फ़ज़ा में शामिल होते हैं तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बन जाते हैं। और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो कि कुदरत में नेचुरली पाए जाते हैं वो भी जब अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बनते हैं। उसके बाद है मसनूई या मैन मेड सोर्स ऑफ पोल्यूशन, जिसके बारे में हम अभी पिछली स्लाइड में देख कर आए हैं कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे निकलते हैं। फिर ये फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स जो हैं ये ऑटोमोबाइल्स से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। रेडिएशन पोल्यूटेंट्स ये जहाँ पर जौहरी बिजली तैयार की जाती है या जहाँ पर न्यूक्लियाई तजुर्बात होते हैं वहाँ से निकलते हैं, लेबोरेटरीज से। उसके अलावा इंडस्ट्री इससे बहुत सारी किस्मों के पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वहाँ से, तो सारी किस्मों के पार्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं, टॉक्सिक गैसेस भी निकलती हैं, मेटल्स भी निकलते हैं। ये सब के सब सनतों से निकलते हैं। और इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स भी तो हैं ही, उसके अलावा जैसे दीगर जो गैसें हैं बेंजीन, ईथर वगैरह, वो सब भी इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और बाकी के दूसरे जो गैसें हैं, धातें हैं, ये भी सनतों से निकलती हैं, ऑटोमोबाइल्स से निकलते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से निकलते हैं। ये जो ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। उसके बाद सोर्स ऑफ पोल्यूशन देखने के बाद अब हमें देखना है इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन में हमको अलग अलग पोल्यूटेंट की क्या इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पर और इसके साथ एनवायरनमेंट पर इसका क्या असर होगा वो हमको बारी बारी देखना है। सबसे पहले देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र के ऑक्साइड्स, मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हो सकते हैं इसमें, उसका क्या असर होता है ह्यूमन हेल्थ पर। तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हार्ट और लंग डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं और बसारत में कमी, आँखों की जो देखने की जो सलाहियत है उसमें ख़राबी पैदा हो सकती है। उसके बाद एनवायरनमेंट पर इसका असर क्लोरोसिस की सूरत में होगा, जिसमें सब्ज़ मायना की प्लांट्स के अंदर कमी होगी और शाही तरकीब के अमल में रुकावट पैदा होगी और प्लांट टिश्यूज़ की डेथ होगी। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड इससे पैन जनरेट होता है और इसकी वजह, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है स्पैन एक्चुअली, और उसकी वजह से पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पैदा होंगे। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, वो टॉक्सिक बन जाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड से एनवायरनमेंट पर ये असर होगा कि उसकी वजह से एसिड रेन हो सकती है जिससे फसलों की पैदावार में कमी आएगी। उसके बाद एरियोसोल्स जैसे डस्ट, स्मोग वगैरह की वजह से क्या होगा ह्यूमन हेल्थ पर असर। तो इसकी वजह से लंग्स की जो फंक्शन है कि वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल और ऑक्सीजन को इनहेल करने का उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो एबिलिटी है वो ज़्यादा मुतासिर होगी। उसके अलावा माहौल पर इसका ये असर होगा कि क्लाइमेट के अंदर चेंज आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। फिर पार्टिकुलेट मैटर अगर फ़ज़ा में बढ़ जाएंगे तो उसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर होगा। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, लंग या लीवर में फाइब्रोसिस होगा, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है इसकी वजह से, बोन में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, हेवी मेटल पॉइजनिंग भी हो सकती है। उसके बाद इसका माहौल पर यह असर होगा कि इट विल एडवर्सली अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार हैं उनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। और जो सूट पैदा होगा, सूट जो कालिक जिसको हम बोलते हैं,
जो सनतों से निकलती है, बहुत बारीक महीन काले ज़र्रात होते हैं जो हाथ लगाने पर जस्ट मेल्ट हो जाते हैं, तो उसकी एक लेयर जम जाएगी लीव्स पर, पत्तियों पर, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगा। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर होगा कि तो इट विल रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड का जो एक फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरे जिस्म में, वो उसके मुतासिर हो जाएगा। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, दिल के अमराज पैदा होंगे छोटे बच्चों में, बिल्कुल जो नौमौलूद बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, विमेन जो हामिला ख़वातीन हैं या जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके अंदर इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और माहौल पर इसका इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में नज़र आएगा, जो पूरी दुनिया के औसत दर्जे हरारत में इजाफे का नाम है। ओजोन अगर बढ़ता है फ़ज़ा में, तो इसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, थ्रोट इरिटेशन, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट पेन वगैरह ओजोन की वजह से पैदा होंगे। उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट होगा प्लांट्स पर ओजोन की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से पैन पैदा होगी। ये पैन को जनरेट करने में हेल्प करेगी। जो दूसरी गैसें हैं ओजोन के साथ मिलकर पैन बनाएंगी और इट विल एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस। जब ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाएगी तो यहाँ पर ये ओजोन ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगी, यानी सूरज की हरारत को जज़्ब करने का काम करेगी। उसके बाद लेड अगर बढ़ता है फ़ज़ा में तो इट अफेक्ट्स ब्लड एंड नर्वस सिस्टम, आसाबी निज़ाम को और खून को मुतासिर करेगा। और इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक लेड ड्यू टू व्हीकुलर इमिशंस, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवारियाँ हैं उनसे लेड जब निकलेगा तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक लेड में इजाफा होगा। अमोनिया अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से बर्निंग ऑफ आइज़, आँखों में, नाक में, गले में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जलन पैदा होगी। और इसका जो देर पा जो असर होगा उसकी वजह से ब्लाइंडनेस यानी अंधापन का मर्ज़ पैदा होगा और लंग्स डैमेज होंगे, यहाँ तक कि डेथ तक के यानी मौत तक वाक़ हो सकती है। उसके बाद एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ये बुरी तरह से अफेक्ट करेगा अमोनिया का फ़ज़ा में बढ़ जाना। ये उसके मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स थे। अब आगे देखते हैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? ये है फ़ज़ा की मेयारियत को जांचने का पैमाना, फ़ज़ा की मेयारियत का इशारिया। ये किसी इलाके में हवा की आलूदगी को ज़ाहिर करने का पैमाना है। जितना AQI में इजाफा होगा उतनी हवा आलूदा होगी। यहाँ उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं टेबल में, हमको नज़र आ रहा है कि अगर 0 to 50 है देन एयर विल बी कंसीडर्ड एज गुड। अगर 51 से 100 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, इत्मीनान बख्श है। 101 से 200 तक है अगर इसकी वैल्यू तो मामूली आलूदा समझी जाएगी हवा। 201 से 300 है तो ख़राब है हवा। 301 से 400 है तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और 401 से 500 अगर ये वैल्यू पहुंचती है यानी हवा सीवियरली पोल्यूटेड समझी जाएगी। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी भी इलाके की फ़ज़ा की मेयारियत को जांचने का पैमाना है, ये एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद अब हमें देखना है कि हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अगर इसके असरात इतने मुज़िर हैं और इतने ज़ररसा हैं तो इसको रोकना भी ज़रूरी है। इसको रोकने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं वो हमें देखना है। फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक की तदाबीर क्या हैं? तो नंबर 1, वी शुड अवॉइड बर्निंग ऑफ फायर वुड, चारकोल एंड गार्बेज। हमें लकड़ी, कोयला और जो कचरा जो जलाया जाता है उसको अवॉइड करना पड़ेगा जलाने से। हमें ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम बहुत सारे मकासद के लिए करते हैं। कोयला हम जला रहे हैं कि वो ईंधन के तौर पर काम लिया जा रहा है उससे। फिर रवायती ईंधन है बहुत बड़ा जिससे एनर्जी की डिमांड पूरी की जाती है। जंगल की जो लकड़ियां हैं उन्हें जलाया जाता है बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मकासद के लिए।
गार्बेज जलाकर भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा ताकि फ़ज़ा की आलूदगी पर हम काबू पा सकें। ये एक स्टेप है। उसके बाद दीगर जो सेकंड स्टेप है दैट वी शुड यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम कोयला ना जलाएं, अगर हम लकड़ी ना जलाएं तो हम क्या जलाएं? सो वी शुड यूज़ दीज सोर्सेज। शमसी तवानाई, फ़ज़ाई तवानाई, मद्दोजज़री तवानाई, आबी तवानाई, जौहरी तवानाई, जियो थर्मल एनर्जी, इस तरीके के बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल है। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दे आर द पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। इनके इस्तेमाल से पोल्यूशन पैदा नहीं होता, या अगर होता है तो बहुत ही कम लेवल पर पैदा होता है। तो वो सारे रिवायती ईंधन जिनका हम कसरत से इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके इस्तेमाल में कमी लाई जाए और इनके इस्तेमाल में इजाफा हो तो यकीनी तौर पर हम फ़ज़ाई आलूदगी को बहुत हद तक रोक सकेंगे। उसके बाद तीसरा तरीका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल लॉज। बहुत सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। इंडियन पेनल कोड में बहुत सारे कवानीन आप देखेंगे अगर उठाकर तो माहौल के से जुड़े हुए और बहुत पहले से बनाए जा रहे हैं। 1974 में पहला एयर एक्ट बन चुका था। 1974 में वाटर एक्ट बना, 1981 में एयर एक्ट बन चुका है, 1986 में EPA यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना, और इस तरीके के बहुत सारे लॉज हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि हाउ वी इम्प्लीमेंट देम, हम उनका कैसा नफाज कैसा करते हैं। मतलब हुकूमतें उसको किस तरीके से नाफिज कर रही हैं कि रूल्स को वायलेट किए बगैर कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, वो तरीका हमको ढूंढने की ज़रूरत है कि वी शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट। अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो जो लॉज बनाए गए हैं उन पर जब तक सख्ती से अमल दरामद नहीं होगा वो लॉज किसी काम के नहीं रहेंगे। यहाँ पर कुछ लॉज की एग्जाम्पल दी हुई है। These are the environmental laws: basic environmental law, environmental education basic law, basic act for establishing a sound material cycle society, energy fire service act, energy conservation law act on promotion of global warming countermeasures, local government ordinances, then promoting green purchasing law, electrical appliances and material safety act, waste management act, and so on. Laws are there, but the question arises how strictly they are implemented. कितनी सख्ती के साथ और कितना इफेक्टिवली उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका नफाज किया जा रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो सकता है द हाइट ऑफ चिमनी शुड बी इंक्रीज टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। जितनी भी चिमनियों की जो हाइट है जो कि बहुत बड़ा पोल्यूशन कंट्रोल का सोर्स है, उनको कैसे उनकी हाइट जो है वो बहुत मैक्सिमाइज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होनी चाहिए, ताकि ये जो भी गैसेस इमिट करती हैं चिमनियों से, जो भी गैसें खारिज होती हैं सनतों से, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो, ट्रोपोस्फेयर की लिमिट क्रॉस होने तक उसका इस्तेमाल मतलब उसकी हाइट हो, ताकि ये जो आलूदा जो गैसें हैं वो ज़मीन तक कम आएँ और कम नुकसान पहुंचाएं। तो उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद वी शुड डेवलप ग्रीन बेल्ट बाय ट्री प्लांटेशन। चूँकि दरख्त सबसे बड़ा और सबसे प्राइम सोर्स हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के एब्जॉर्प्शन का, कार्बन डाइऑक्साइड के को जज़्ब करने का सबसे बड़ा ज़रिया है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा इनको उगाया जाना चाहिए, इनका एक बेल्ट बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सनती इलाकों में तो ज़रूरी तौर पर सनतों को एक ग्रीन बेल्ट के घेरे में होना चाहिए। उसके अलावा ऑटोमोबाइल से जो होने वाली आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए दरख्तों की पूरी लाइन होनी चाहिए सड़कों की दोनों जानिब। इस तरीके से ग्रीन बेल्ट बनाकर हम पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि वी शुड स्ट्रेंथन एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पब्लिक का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अवामी ट्रांसपोर्ट, उसको बहुत इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए, वो बहुत मजबूत होना चाहिए और बहुत मौसर होना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर एक शख्स
हर शख्स अगर अपनी अपनी सवारी इस्तेमाल कर रहा है बजाय इसके कि बहुत सारे लोग मिलकर एक सवारी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उससे ईंधन का खर्च कम होगा, ईंधन कम जलेगा यानी कम आलूदगी पैदा होगी और माहौल की हिफाजत होगी। तो लेकिन सवाल यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो कितना बेहतर है, कितना इफ़ेक्टिवली है, कितना वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कितना अफोर्डेबल है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये एक टेस्ट होता है जो हर सवारी को ये रेगुलरली चेकअप होना ज़रूरी है कि उससे निकलने वाले जो इमिशंस हैं वो कंट्रोल में हैं या नहीं। ये हर सवारी को ये करवाना लाजमी है, इसे उन्हें बाकायदा करवाना चाहिए। सो ये डिड यू नो these are the steps which government has taken टू कंट्रोल पोल्यूशन। क्या किया है गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? बहुत सारे लॉज तो बनाए ही हैं, इसके अलावा दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने पूरा एक निज़ाम कायम किया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कायम किया है, नोटिफिकेशन ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फिर नोटिफिकेशन ऑफ वेहिकुलर इमिशन नॉर्म्स for year 1990 to 91, then amended in 96, 98 and 2000 and 2001। इसमें जो वेहिकुलर इमिशंस हैं उनको यानी सवारियों से निकलने वाले जो अखराज हैं उसको नोटिफाई करने के लिए यहाँ लॉ बनाया गया है। फिर इम्प्रूविंग फ्यूल क्वालिटी बाय फेजिंग आउट लेड फ्रॉम गैसोलीन, रिड्यूसिंग डीजल, सल्फर, रिड्यूसिंग गैसोलीन, बेंजीन एक्सेट्रा। यहाँ फ्यूल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ईंधन जितना मेयारी होगा वो उतना कम पोल्यूशन पैदा करेगा। तो अगर ईंधन के अंदर मिलावट होगी लेड की, उसके अंदर बेंजीन होगा, सल्फर होगा, तो वो ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करेगा। तो उसको निकालना और उसको ज़्यादा मेयारी बनाने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल्ड व्हीकल्स लाइक इलेक्ट्रिक, CNG, LPG एंड हाइब्रिड। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्टरनेट सवारियों का इस्तेमाल किया गया है। अल्टरनेट ईंधन से, मुतबादिल ईंधन से चलाई जाने वाली सवारियों का इस्तेमाल की शुरुआत हुई है। जैसे इलेक्ट्रिक जो बहुत कम हमें नज़र आ रही है, लेकिन इस्तेमाल उसका शुरू हो चुका है। CNG से चलने वाली सवारियां हैं, LPG से चलने वाली सवारियां हमको अपने अतराफ़ में नज़र आती हैं। फिर इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अवामी जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और फेजिंग आउट ऑफ ग्रॉसली पोल्यूटिंग कमर्शियल व्हीकल्स, जो ज़्यादा आलूदगी पैदा करने वाली जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रेलर्स, उनको निज़ाम से बाहर करने के इक़दाम किए गए हैं। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ समझाया गया है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप बराह रास्त मुझसे गूगल क्लासरूम में सवाल पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को हम इस शेर पर ख़त्म करते हैं कि डर कर जिए न खौफ से आहो बुका करें, वक्ते दुआ है आओ सब मिलकर दुआ करें, कुदरत ने फिर से मौका दिया है हमें अली, कुदरत ने फिर से मौका दिया है हमें अली, धरती के दुख को समझें नई इब्तिदा करें। ये शेर जो मौजूदा हालात पर 100% सादिक आ रहा है, ये हमको एक नई सोच पैदा करने की दावत दे रहा है कि हमने जो ख़राबा मचाया हुआ है धरती पर, ज़मीन पर, जो पोल्यूशन की सूरत में, ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में, ये जो वक्त है, ये जो वबा का वक्त है, ये हमको ये दावत फ़िक्र दे रहा है कि अब हमको नई इब्तिदा की ज़रूरत है। अब हमको अपनी तरक्की की रफ़्तार को नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है ताकि हम नई इब्तिदा करें और नए तरीके से हम वसाइल का इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए।